नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योग्राफी में आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है भारत की नदियां। भारत की नदियों में आज हम पहला पार्ट लेके आए हैं जिसका नाम है गंगा नदी तंत्र, है ना। आज जो हम पढ़ेंगे वो गंगा नदी के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, यानी गंगा नदी कहाँ पे बहती है, कहाँ जाती है ना, उसकी सहायक नदियाँ क्या है, प्लस उसके तट परिस्थिति जो शहर है ना, प्लस उसकी जो सहायक नदियों से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भारत की नदियाँ ये पहला पार्ट होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र, या फिर इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का भी सेशन आएगा, ठीक है। तो छोटे छोटे पार्ट में कर करके हम भारत की नदियों को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की नदियाँ, इसमें कुछ ऐसे थ्योरेटिकल पार्ट हैं, ठीक है ना, जो समझने वाले भी हैं, है ना। तो इसके आप नोट्स भी बना सकते हैं अच्छे से। तो जब भी मैं इसमें समझा रहा हूं तो आप उसको अच्छे से समझेंगे। उसके बाद स्क्रीन से थोड़ा सा साइड में हो जाऊंगा तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग, और इसका प्रॉपर अच्छे से अगर नोट्स बनाते हैं तो नो डाउट आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उससे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपवाह तंत्र, देखिए भारत की नदियां, जिसे हम भारत का अपवाह तंत्र भी कहते हैं, तो सबसे पहले यही बात उठती है कि अपवाह तंत्र क्या होता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। क्या कहते हैं? ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ पे मैंने इन सभी का डेफिनेशन एक एक दो लाइन का लिया हुआ है जिससे आपको समझने में आसानी हो। जैसे कि अपवाह तंत्र की बात करेंगे तो होता क्या है, ये एक प्रकार का नेटवर्क होता है ना। जैसे कि हमारा एक मोबाइल नेटवर्क होता है, ठीक है, तो जो भी अगर फ़ोन करता है तो कहीं ना कहीं कनेक्शन आपका लग जाता है आपके नंबर पे। इसी प्रकार का आपकी नदियां भी होती हैं। एक मेन नदी होती है और बहुत सारे उस नदी को बहने में सहायता करती हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र। एक प्रकार का नेटवर्क जिसमें नदियाँ एक दूसरे से मिलकर जल के एक दिशा में बहने का मार्ग बनाती हैं, ठीक है। फिर से एक बार देखेंगे, एक प्रकार का नेटवर्क है ये, यानी जो ड्रेनेज सिस्टम है ये एक प्रकार का नेटवर्क है जिसमें नदियां एक दूसरे से मिलकर जल के एक दिशा में बहने का मार्ग बनाती हैं। सपोज कीजिए आपके मोहल्ले में, है ना, एक मोहल्ले में बहुत सारी नालियां बनी होंगी और वो सारी की सारी नालियां किसी बड़े नाले में जाकर कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो बड़े नाले को आप एक मेन नदी के रूप में देखें और जो छोटी छोटी मोहल्ले की नालियां हैं उसे आप कैसे देखें? आप उनकी सहायक नदियों के रूप में देखें, ठीक है ना। उसी प्रकार का कुछ पैटर्न बनता है हमारा इस ड्रेनेज सिस्टम में। यानी ये ड्रेनेज सिस्टम में एक है क्या, ये एक प्रकार का ये नेटवर्क क्रिएट करता है, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट आता है कि नदी बेसिन क्या होता है, ठीक है। अपवाह तंत्र जान के क्या होता है। अब नदी बेसिन क्या होता है? अब नदी बेसिन देखिए कि किसी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रवाहित भूमि के क्षेत्र को नदी का बेसिन कहते हैं। यानी जो भी एक प्रॉपर नदी, बड़ी वाली नदी है, मेन नदी है, उसकी जो सहायक नदियां हैं जितने क्षेत्र को कवर करेंगी, ठीक है, जहां भी फैली हुई हैं उन सभी क्षेत्र को एक घेरे में डाल देते हैं, है ना, और उसे हम कहते हैं रिवर बेसिन। किसी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रवाहित भूमि के क्षेत्र को नदी बेसिन कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक बड़ी नदी बहेगी, मेन नदी बहेगी, और उसकी जो सहायक नदियां बहेंगी उन सभी के क्षेत्र को, है ना, उस भूमि के क्षेत्र को ही नदी बेसिन कहा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बाद एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अनुवर्ती नदी और पूर्ववर्ती नदी के बारे में। किसके बारे में? सबसिक्वेंट रिवर और एंटीसीडेंट रिवर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखेंगे इसका डेफिनेशन से आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे पर्वत निर्माण के बाद मार्ग बदलकर बहने वाली नदी, ठीक है, जो ढाल की दिशा में बहती है, यानी पर्वत निर्माण के बाद मार्ग बदलकर बहने वाली नदी जो ढाल की दिशा में बहती, जैसे यमुना, बेतवा, चंबल। यानी जब पर्वत का निर्माण नहीं हुआ था तो वो नदी किसी और दिशा में बहती थी। जब पर्वत का निर्माण हो गया तो वो अपनी दिशा को बदल ली, उसको हम कहेंगे अनुवर्ती नदियाँ। इसमें आपकी यमुना, बेतवा, चंबल नदियाँ अनुवर्ती नदियों के उदाहरण के रूप में जानी जाएंगी। जस्ट इसका अपोजिट ये है कि पूर्ववर्ती नदियां किसे कहते हैं, यानी एंटीसीडेंट, जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी नदी इसमें से एंटीसीडेंट यानी कि पूर्ववर्ती नदी है और कौन सी इसमें अनुवर्ती नदियां हैं, ठीक है। तो पर्वत निर्माण के बाद ये अपनी दिशा चेंज करेंगे तो अनुवर्ती हो जाएंगी। लेकिन पर्वत के निर्माण के बाद ऐसी नदियां जो अपनी दिशा को चेंज ही नहीं करती हैं, उन्हीं पहाड़ों को काट काट करके वो आगे बढ़ जाती हैं, रास्ता बना देती हैं, उन्हें हम कहते हैं पूर्ववर्ती नदियां, यानी
एंटीसीडेंट रिवर। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, पर्वत निर्माण के बाद भी पर्वतों को काटकर उसी रास्ते से बहती हैं, जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंडक, कोसी आदि। ये सारी की सारी नदियां पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण में आ जाएंगी, है ना। तो अपवाह तंत्र, है ना, अपवाह तंत्र एक नेटवर्क है जिसमें एक मेन नदी रहेगी और उसकी बहुत सारी सहायक नदियां, उन सबको मिलकर के हम अपवाह तंत्र कहेंगे। दूसरी, वो जिस क्षेत्र में बहेंगी, वो जिस क्षेत्र में बह रही हैं, जिस क्षेत्र को कवर कर रही हैं, उसे हम नदी का बेसिन कहते हैं। अनुवर्ती नदियां, यानी पर्वत का निर्माण हुआ, उसके बाद उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, वो अनुवर्ती कहलाएंगी। पूर्ववर्ती, पर्वत जब बना या नहीं बना, उसके पहले भी वो बहती थी, पर्वत निर्माण के बाद उसको काट करके बहने लगी, वो कहलाएंगी पूर्ववर्ती नदियां। तो इनके जो एग्जाम्पल हैं ये आपको ध्यान देना है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। भारत का अपवाह तंत्र या भारत की नदियां, यानी इंडियन ड्रेनेज सिस्टम या इंडियन रिवर, यहाँ से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। अब भारत की अपवाह तंत्र या नदियों को दो भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक है, पहला आएगा आपका हिमालयन नदियां यानी हिमालयन रिवर, दूसरा आएगा प्रायद्वीपीय नदियां, दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। इस बात को एकदम ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके समझाने की कोशिश की है आपको। पहला हिमालयन नदियां, दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि पहला पॉइंट हिमालयन नदियों की ये है कि इन नदियों को हम सदाबहार नदियां कहते हैं। क्या कहते हैं? सदाबहार नदियां कहते हैं। रीजन क्या है सदाबहार कहने का? क्योंकि यहाँ पे जो पानी मिलता है नदियों को, ठीक है ना, जो पानी मिलता है नदियों को, वो दो कारणों से मिलता है। एक है आपका बर्फ और दूसरा वर्षा, ठीक है। तो वर्षा से भी मिलेगा इनकी नदियों को पानी। दूसरा, जो ग्लेशियर होते हैं यानी जहाँ बर्फ जमी रहती है, तो बर्फ जब पिघलते हैं तब भी इन नदियों को पानी मिल जाता है। इसलिए जब बारिश नहीं होगी तो पानी का सोर्स बर्फ होगा, ठीक है, और बर्फ हमेशा पिघलते रहेंगे, तो दोनों प्रकार से यानी 12 महीना इन नदियों में पानी भरा रहेगा। इसलिए ऐसी नदियों को, हिमालयन नदियों को क्या कहेंगे हम? सदाबहार नदियां कहेंगे, ठीक है ना, सदाबहार। वहीं अगर बात करें प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में यानी पेनिनसुलर रिवर में, ये नदियां मौसमी होती हैं क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में बर्फ नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इस वजह से ये पूरी तरीके से किस पे डिपेंड होते हैं? वर्षा पे डिपेंड होते हैं। इस वजह से इन्हें हम कहते हैं मौसमी नदियां, यानी जब मानसून आता है उसी समय इसमें पानी भरपूर लबालब भरा रहेगा और बारिश के पहले और बारिश के बाद, है ना, वो नदियों का जो जल स्तर रहता है वो घट जाता है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? मौसमी नदियां कहते हैं। किस पे आश्रित हैं? क्योंकि ये वर्षा पर आश्रित है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? मौसमी नदियां कहेंगे। हिमालयन नदी में अगला पॉइंट है कि ये इनकी घाटियां कैसी होती हैं, है ना। हिमालयन नदियों की घाटी, जिसे हम इंग्लिश में वैली कहते हैं, इनकी घाटियां गहरी होती हैं। कैसी घाटियां होती हैं? गहरी घाटियां होती हैं। वहीं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करें, घाटियां कम गहरी होती हैं। कैसी होती हैं? कम गहरी होती हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग पॉइंट जो भी आपका यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है, इस सबको अच्छे से समझेंगे और अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, है ना। अब इस पे पॉइंट आउट भी करते हैं कि नंबर 1 में ये है, ठीक है, नंबर 1 इस पे, नंबर 2 घाटी, तो नंबर 2 घाटी। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हिमालयन नदियों का अगला पॉइंट है कि ये महाखड्ड का निर्माण करती है। इंग्लिश में महाखड्ड यानी बहुत बड़े गड्ढे को कैनियन या गॉर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनियन या गॉर्ज। ये जो कैनियन और गॉर्ज होते हैं, ये पर्वतों पे नदियों द्वारा बनाया गया होता है। कौन बनाएगा महाखड्ड? नदियां बनाती हैं, खासकर पर्वतीय क्षेत्र में ही ये पाए जाते हैं। ये महाखड्ड आपसे पूछेगा कौन बनाता है, तो आप कहेंगे नदी बनाता है। कहाँ बनाता है? मैदान में बनाता है, पठार में बनाता है, तो आप कहेंगे आपका पर्वत में बनाता है। किसमें बनाता है? पर्वत पे नदियां बनाती हैं। जिस ऊंचाई से नदियां गिरती हैं नीचे की तरफ, है ना, तो वहां गड्ढे का निर्माण हो जाता है। बहुत बड़ा गड्ढा होगा तो कैनियन, और छोटा गड्ढा होगा तो उसे हम कहेंगे गॉर्ज, ठीक है। अब ये नदियां महाखड्ड का निर्माण करते हुए आगे बढ़ेंगी तो अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करेंगी। हिमालयन नदियां किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करते हैं। जो ट्रायंगुलर शेप में जो आपका होता है उसे हम कहते हैं डेल्टा। इस प्रकार से डेल्टा का निर्माण करेंगी, ठीक है। खास करके आप देखे होंगे कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसे हम सुंदरवन के डेल्टा के नाम से जानते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है। तो हिमालयन नदियों में आप देखेंगे डेल्टा का निर्माण होता है। तो कौन कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं? गंगा, सिंधु
और ब्रह्मपुत्र नदियां। खास ये 3 नदी तंत्र हम आगे पढ़ेंगे। आज किसके बारे में डिस्कशन होगा? आज गंगा नदी के बारे में डिस्कशन होगा, फिर सिंधु, फिर ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो ये वाला पोर्शन आपका हिमालय नदियों के बारे में है। दूसरा पोर्शन जो आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदियां थी उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को 2 भागों में बांट दिए, है ना। यहां से इस प्रकार समझिए कि ये भारत है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको 2 भागों में बांट दिया, एक पश्चिम में गिरने वाली नदियाँ, एक पूरब में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है। ये पश्चिम वाला है यानी वेस्ट है, और ये ईस्ट वाला पोर्शन है। तो प्रायद्वीपीय भारत को 2 भागों में बांट दिया, एक आपका पश्चिम में बहने वाली नदियाँ, दूसरा पूरब में बहने वाली नदियाँ, ठीक है ना। वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर। यानी ये पश्चिम में बहने वाली नदियां ये कहाँ पे गिरेंगी? जो पश्चिम में बहने वाली नदियां है यहाँ पे आपका स्थित है अरब सागर। क्या है? अरब सागर है। क्या है? अरब सागर। और पूरब में बहने वाली नदियां किसमें गिरेंगी? बंगाल की खाड़ी में, यानी बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी। पूरब में बहने वाली नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी, ठीक है। पश्चिम में बहने वाली नदियां जो किसका निर्माण करेंगी? ज्वार नदमुख का निर्माण करेंगी, एस्चुरी का निर्माण करेंगी। किसका निर्माण करेंगी? एस्चुरी का निर्माण करेंगी। और ये भ्रंश घाटियों से बहते हुए जाएंगी, ठीक है ना। भ्रंश घाटियों से बहते हुए अपने मुहाने की तरफ बढ़ेंगी और सागर में मिल जाएंगी। किसमें मिलेंगी? अरब सागर में मिलेंगी। जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही, ठीक है, बहुत सारी नदियां हैं। दूसरी तरफ देखें, पूरब में बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। बंगाल की खाड़ी में किसका निर्माण करेंगी? डेल्टा का निर्माण करेंगी। जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ये सब डेल्टा का निर्माण करती हैं। और पश्चिम में बहने वाली नदियां किसका निर्माण करती हैं? ज्वार नदमुख का। और किस घाटी में बहती हैं? तो भ्रंश घाटी में बहती हैं। तो ये डिफ्रेंशिएशन आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप जब तक ये नहीं जाएंगे तो कभी कभी इस सेक्शन से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सदाबहार नदियों की कैटेगरी में है, कौन मौसमी नदियों की कैटेगरी में है, महाखंड का निर्माण किस प्रकार की संरचना होती है या कौन बनाता है। तो आप कहेंगे हिमालय के क्षेत्र में होता है, या फिर जहां पर्वत होंगे और वहां पे बहने वाली नदियां ही महाखंड का निर्माण करती हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, जो हमारा मेन आज का टॉपिक है। यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले वो चीजें भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम में कुछ फैक्ट हैं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मुहाना कहाँ बनता है, लंबाई कितनी है, इसके तट पर बसे कौन कौन से प्रमुख शहर हैं, ठीक है। गंगा नदी क्या भारत में नदी का दर्जा इसे कब दिया गया है या कितना इंपॉर्टेंस रखती है, वो सारी चीजें इसमें दी गई हैं। जैसे सबसे पहले तो यही बात करेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ है ना, यानी उद्गम कहाँ पे होता है। यहाँ पे देखिए गंगोत्री हिमनद, यानी क्योंकि ये हिमालयन नदियाँ हैं तो हिमालयन नदियाँ आपके हिमालय क्षेत्र से ही निकलेंगी, और हिमालय ऊंचा क्षेत्र होने के कारण वहाँ पे हिमनद यानी ग्लेशियर पाए जाते हैं। वो जो ग्लेशियर है उसी का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर, है ना। गंगोत्री ग्लेशियर है कहाँ पे? ये एक जगह का नाम है गोमुख, ठीक है, गोमुख को निकट है। और ये गोमुख किस जिले में आता है? तो उत्तरकाशी जिले में आता है। और ये सारी चीजें उत्तराखंड राज्य में हैं। कहाँ पे हैं? उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी उद्गम स्थल आपका ये उत्तराखंड राज्य में है। ये 3 चीज आप ध्यान देंगे, गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख के पास जिला है उत्तरकाशी, यहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। अब यहाँ से उद्गम हो जाएगा तो क्या अब ये केवल उत्तराखंड में ही रह जाएगा क्या? कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो कितने राज्यों से जाएगा? पहले तो उत्तराखंड जाएगा, फिर यूपी, बिहार, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल, उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगा और सुंदरवन का डेल्टा बनाएगा। और इस बीच ये कितना राज्य हो गया? तो 5 राज्य से गुजरती है। कितने राज्य से गंगा नदी गुजरती है? तो 5 राज्य। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है। तो इतने राज्यों में ट्रेवल करती है ये, तो लंबाई कितनी होगी भाई? इतने ज्यादा राज्यों में, 5 राज्यों में बह रही है तो लंबाई जाहिर सी बात है बड़ी होगी। 2525 किलोमीटर। कितना लंबाई इसकी? 2525 किलोमीटर। फिर कहेंगे सर 2525 किलोमीटर बह रही है तो क्या ये केवल भारत में ही बहती है क्या? बिल्कुल नहीं। इस 2525 किलोमीटर में इंडिया में इसकी लेंथ 2071 किलोमीटर। कितना है? 2071 किलोमीटर केवल इंडिया में बहती है। जितना ही बच गया है ना,
माइनस करके देख लीजिएगा, जितना बचेगा उतना वो बांग्लादेश में बहेगी। कहाँ बहेगी? बांग्लादेश में बहेगी। यानी ये दो कंट्री से बहती है, भारत में और बांग्लादेश में। किसमें किसमें? भारत में दो कंट्री, इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश में बहती है, दो कंट्री में बहती है ना। तो भारत में लंबाई कितनी भाई? 2071 किलोमीटर है। अब ये उत्तराखंड राज्य से जब आगे बढ़ेगी तो इस वाले क्षेत्र तो भाई पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। उसके बाद जब आगे बढ़ेगी उत्तराखंड में तो सबसे पहले मैदान में आएगी हरिद्वार में। उत्तराखंड किस क्षेत्र में मैदानी भाग में आती है? ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि गंगा नदी अपने वास्तविक मैदानी क्षेत्र में कहाँ आती है, ठीक है, जिला बताइए या जगह बताइए। तो आप क्या कहेंगे? हरिद्वार में सबसे पहले ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है, ठीक है। अब वहां से प्रवेश करके यूपी की तरफ इंटर कर लेगी। तो यूपी में जब इंटर करती है वो कहाँ से इंटर करती है, किस जिले से इंटर करती है? तो आप कहेंगे बिजनौर जिले से। कहाँ से? बिजनौर, यानी उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिमी जिला है ना, उत्तर पश्चिम में स्थित जिला है बिजनौर। इस बिजनौर जिले से क्या करती है? इंटर करती है। और इंटर करते हुए ये 28 जिलों से बहते हुए लास्ट में बलिया जिले से यूपी से निकल जाती है। कहाँ से निकलती है? बलिया से निकल जाती है। उसके बाद कहाँ जाती है? बिहार जाएगी, फिर झारखंड जाएगी, फिर पश्चिम बंगाल में जाएगी। तो आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि यूपी के एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाएगा कि यूपी के कितने जिलों से होकर बहती है। तो फिलहाल के लिए जानिए, यूपी में प्रवेश करती है बिजनौर जिले से, निकास करती है बलिया से। अब यूपी में लंबाई कितनी है इसकी? टोटल लंबाई हमने देख लिया कि 2525, उसमें से 2071 किलोमीटर भारत में बहती है। अब यूपी में लंबाई इसकी 1450 किलोमीटर है, जो कि पांचों राज्यों में सर्वाधिक है, मैक्सिमम यूपी में ही बहती है 1450 किलोमीटर। और यूपी के कितने जिलों में बहती है? तो 28 जिलों में बहती है। कितने जिलों में? 28 जिलों में बहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 28 जिलों में बहती है। प्रवेश कहाँ करेगी? बिजनौर से, और निकास कहाँ होगा? तो बलिया से। बस बिजनौर, बस से बलिया, तो दोनों राइम बना दीजिएगा कि बिजनौर बलिया, बिजनौर बलिया। जिले कितने हैं? 28 जिले, टोटल लेंथ 1450 किलोमीटर। अब इसमें यूपी में गंगा के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा होगा? सबसे बड़ा नगर की बात करें या शहर की बात करें तो कानपुर होगा। कौन सा होगा? कानपुर। और ये नदी कानपुर में सर्वाधिक सबसे ज्यादा प्रदूषित भी है। कहाँ पे है? प्रदूषित भी है, क्योंकि कानपुर को क्या कहते हैं भाई? उत्तर प्रदेश का क्या कहते हैं? मैनचेस्टर भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि चमड़े के कारखाने बहुत ज्यादा हैं, चमड़े का जो व्यापार होता है, ठीक है, जो कारखाने हैं बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से उसी जो कारखाने हैं उनका पानी इसी गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। इस वजह से ये काफी ज्यादा प्रभावित हो जाती है। तो झारखंड में न्यूनतम लंबाई इसकी 45 किलोमीटर है, ठीक है। तो कानपुर में सर्वाधिक प्रदूषित है। और एक बात ये ध्यान देने वाली बात है, किस राज्य में सबसे कम लंबाई है गंगा नदी की? तो झारखंड में सबसे कम लंबाई है, ठीक है। और क्योंकि इसकी महत्ता को देखते हुए भारत सरकार ने 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया है। क्या किया है? भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा को कब घोषित किया गया? 2008 में। तो 2008 में गंगा हमारी नेशनल रिवर कहलाई। गंगा का जलीय जीव है ना, और इसमें पाए जाने वाला जो जानवर है, ठीक है, जो जानवर है ना, मछली नहीं है, क्या है? एनिमल है। क्योंकि भाई जो भी तैरेगा उसको क्या कहेंगे हम? एनिमल कहेंगे कि मछली कहेंगे? कमेंट करके बताइए कि एनिमल होगा या फिश होगा। तो ये जो जलीय जीव है, एक्वेटिक एनिमल है गंगा का, वो है डॉल्फिन, वो है डॉल्फिन। तो गंगा का जलीय जीव किसे घोषित किया गया? डॉल्फिन। कब घोषित किया गया? 2009 में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? उसमें जो जलीय जीव डॉल्फिन है ना, ये स्तनधारी जीव है ना। और किस इसे कब इसे क्या किया गया? जलीय जीव घोषित किया गया? 2009 में घोषित किया गया। चलिए, अब इसके बाद आता है कि गंगा इतने 5 राज्यों में बह रही है, तो 5 राज्यों में बहते हुए कौन कौन से प्रमुख नगरों या शहरों से होकर गुजरेगी? तो आपको बता दें, इसमें उत्तरकाशी भी आप पढ़ चुके हैं। उत्तरकाशी जिला, हरिद्वार जिला, बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, सारनाथ, गाजीपुर, बलिया, पटना, हाजीपुर, बरौनी, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार और बहुत सारे जिलों को ये टच करता है। ये कुछ
कुछ महत्वपूर्ण जिले हैं जिनको आपको पढ़ते हुए ध्यान दे देना है ना। इसी में से क्वेश्चन आएगा कि बताइए जो सारनाथ है वो किस नदी के तट पर है, या फिर बिठूर जो है किस नदी के तट पर है। तो इस सभी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे कि गंगा नदी का जब उद्गम होता है तो क्या ये सही में गंगा ही रहती है कि कुछ और रहती है। ठीक है, तो समझने वाली बात यही है कि गंगा नदी जो तंत्र बन रही है, तो जब गंगा नदी अपने मुहाने से निकलती है, यानी कहाँ से, गंगोत्री से, तो एक्चुअल में वो गंगा नहीं रहती है। ठीक है, मैंने क्या बताया, मैंने गंगा का उद्गम बताया है, लेकिन गंगा नदी का गंगा नाम पहले नहीं रहता, पहले कुछ और नाम रहता है। ठीक है, कैसे, अब यहाँ देखिए पूरा फ्लो चार्ट दिया गया है ना। इसमें वो सारी चीजें हैं कि जैसे कि गंगा का नाम गंगा ओरिजिनल रूप से नहीं रहता है, कुछ और नाम रहता है, उसको आगे देखेंगे। तो कैसे ये गंगा नदी गंगा बन पाती है उसके बारे में ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर यानी बर्फ का खूब बड़ा चट्टान, बर्फ का पहाड़, क्या कहेंगे इसको, बर्फ का खूब बड़ा सा पहाड़ है ये। ठीक है, अब ये धीरे धीरे यहाँ से मेल्ट होगा यानी पिघलेगा और एक नदी का रूप ले लेगा। जो नदी का रूप लेगा सतोपत ग्लेशियर से, उस नदी का नाम होगा अलकनंदा नदी। क्या होगा, अलकनंदा नदी। कौन सा नदी, अलकनंदा नदी। अब ये बहते हुए आगे की तरफ आएगा। ये सारी चीजें लगभग लगभग है ना, कहाँ तक, हरिद्वार तक। ये क्या है, पूरा उत्तराखंड में है ये सारी चीजें हरिद्वार तक, पूरा कहाँ तक है, उत्तराखंड में ही ये सारी चीजें चलेंगी। ठीक है, अब अलकनंदा आगे बढ़ रही है, अलकनंदा आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी, इसके पूरब से एक और नदी बहेगी। ध्यान से समझिएगा, धौली गंगा, एक नदी आ रही धौली गंगा, और जब ये अलकनंदा से जिस जगह पे मिलती है उसको कहेंगे हम विष्णु प्रयाग। क्या कहेंगे, विष्णु प्रयाग। यानी अलकनंदा जब धौली गंगा से मिलेगी तो उस जगह का नाम हो जाता है विष्णु प्रयाग। क्या होगा, विष्णु प्रयाग। फिर ये अलकनंदा आगे की तरफ बढ़ेगी, आगे की तरफ बढ़ेगी, और जब ये नंदाकिनी नदी से मिलेगी, आगे आकर किससे मिलेगी, नंदाकिनी से, तो जहां मिलती है उस जगह का नाम हो जाता है नंद प्रयाग। क्या हो जाता है, नंद प्रयाग। जगह का नाम नंद प्रयाग होगा। फिर से पूरब से निकलने वाली एक नदी पिंडारी, ये पिंडर, यहां से निकलेगी पिंडर, और कहाँ मिलेगी, यहाँ पे आकर के मिलेगी आपका, कहाँ पे मिलेगी, इस क्षेत्र में आएगी, अलकनंदा से मिलेगी। पिंडारी और अलकनंदा जहां मिलेगी उसे कहेंगे हम कर्ण प्रयाग। क्या कहेंगे, कर्ण। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। तो तीसरे नंबर यहाँ पे कर्ण प्रयाग पिंडारी से मिलकर हो जाता है। फिर ये अलकनंदा ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी और पश्चिम से आएगी एक नदी मंदाकिनी, यहाँ पे दिख रहा होगा मंदाकिनी नदी आएगी। अब मंदाकिनी जब अलकनंदा से मिल जाती है उस जगह का नाम होता है रुद्रप्रयाग। क्या होगा, रुद्रप्रयाग। तो मंदाकिनी से अलकनंदा का मिलन जहां होगा वो होगा रुद्रप्रयाग। आगे बढ़ेगी ये फिर से अलकनंदा के रूप में ही आगे, पश्चिम से आएगी भागीरथी नदी, है ना, भागीरथी नदी आएगी। अब जब ये अलकनंदा से मिलेगी, जब ये अलकनंदा से मिलेगी, ठीक है, तब इसे हम क्या कहेंगे, गंगा कहेंगे। क्या कहेंगे, गंगा। जब अलकनंदा भागीरथी से मिल जाती है उसे हम गंगा नाम दे देते हैं, और जहां मिलेगी उस जगह का नाम होगा देवप्रयाग। क्या होगा, देवप्रयाग। क्या होगा भाई, देवप्रयाग। तो बताइए गंगा का मूल नाम जो गंगा है वो कहाँ होता है, किस प्रयाग में होता है, तो आपका आंसर होगा देवप्रयाग। आपका आंसर क्या होगा, देवप्रयाग। अब आप ध्यान दीजिए कि कितने प्रयाग हमने देखे, एक विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, चौथा रुद्र प्रयाग और पांचवा देव प्रयाग। अब ये 5 प्रयाग हैं, तो इन्हीं को मिला करके हम कहते हैं पंच प्रयाग। इसको क्या कहते हैं हम, पंच प्रयाग के श्रेणी में रखेंगे। अब देखिए गंगा के नाम से आगे बढ़ेगी और हरिद्वार में जानते हैं आप, हरिद्वार में क्या है, हरिद्वार किसके तट पर है, तो गंगा नदी के तट पर है, ठीक है ना। तो 4 कुंभों में एक कुंभ हरिद्वार में भी लगता है, तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये बहते हुए आगे उत्तर प्रदेश में आ जाएगी। बाकी कहानी आपको पता है ना, कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिलों से होकर बहेगी। तो हरिद्वार तक पहुंचे हम, उसके बाद से ये उत्तर प्रदेश की तरफ मूव कर जाएगी। तो आपसे पूछेगा बताइए कौन सा पंच प्रयाग का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये पांचों के पांचों पंच प्रयाग के हिस्सा हैं। अब आगे बढ़ेगी बहते हुए, जब इलाहाबाद में पहुंच जाएगी तो वहां पे जब ये यमुना से मिलती है और अदृश्य सरस्वती से मिलती है, उस जगह का नाम है आपका प्रयागराज, ठीक है, यानी प्रयागराज। अभी तक हमने क्या देखा, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण, रंध और विष्णु प्रयाग देखा था। और जब उत्तर प्रदेश में प्रयागराज कहलाती है
तो वही प्रयागराज इस पंच प्रयाग का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे इस तरह से बनाया भी गया है, इसको अपने कॉपी में ऐसे ही नोट कर लेंगे, ठीक है। 3, 4 और 5, ठीक है, इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे। एक तरफ तो पूरा सेम अलकनंदा रहेगा, बाकी इधर मिलता हुआ भागीरथी, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर और मंदाकिनी, ठीक है। इसका आप क्रम देख लीजिएगा, किससे किससे मिलकर ये कौन सी चीज बना रही है, इसको भी ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आई होगी, है ना। सतोपथ ग्लेशियर, अलकनंदा, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी। अब देखो, गंगा का गंगा नाम से पहले क्या नाम रहता है, तो भागीरथी, क्योंकि गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी निकलेगी उसे हम भागीरथी कहते हैं। क्या कहते हैं? भागीरथी। तो गंगा का दूसरा नाम क्या है? भागीरथी। ये भी ध्यान देंगे आप, ठीक है। यहाँ पे उसी का थोड़ा सा कुछ और फैक्ट इसमें दिया गया है। यहाँ से अलकनंदा निकली थी। कहाँ से निकली थी भाई? अलकनंदा नदी निकली थी बद्रीनाथ, है ना। बद्रीनाथ, एक मिनट, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ पे देखेंगे बद्रीनाथ है ना। बद्रीनाथ के पास से अलकनंदा, फिर मंदाकिनी निकलेगी, केदारनाथ, मंदाकिनी, यहाँ पे मंदाकिनी है। गंगोत्री से आपकी भागीरथी निकली थी। कहाँ से? गंगोत्री से भागीरथी। इतने चीजों के बारे में बात कर लिया था। यहाँ पे कुछ तीर्थ स्थान है, जैसे बद्रीनाथ हुआ, केदारनाथ हुआ, गंगोत्री हुआ, ये सारी चीजें भी जानने वाली हैं। यहाँ पे देखे थे धौली गंगा है ना, जहाँ पे मिलेगी धौली गंगा से अलकनंदा, विष्णु प्रयाग, फिर नंदाकिनी से नंद प्रयाग, ठीक है ना, नंदाकिनी से नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ठीक है। अब इसके बाद से ये तो गंगा कहलाएगी। अब इधर से यमुनोत्री ग्लेशियर से, है ना, ये भी तीर्थ है, यहाँ से यमुना नदी निकलती हुई जाएगी और आगे बहते ये दोनों कहाँ जाके मिल जाएंगी? प्रयागराज में जाकर के मिल जाएंगे। तो इस चीज को भी ध्यान देना है। अपने कॉपी में इसको बना भी सकते हैं आप, ठीक है ना। वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेंगे और आप अपने कॉपी में इसको ड्रॉ भी कर लेंगे। चलिए, अब देखिए, गंगा पे कुछ परियोजनाएं भी बनाई गई हैं। गंगा पे यहाँ पे कुछ परियोजनाएं भी बनाई गई हैं। इस परियोजना को आप ध्यान से देखेंगे कि परियोजना क्या होता है भाई। नदियों का काम केवल बहना थोड़ी है, उनसे क्योंकि मानव के बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, काम आती हैं, तो इसलिए इस पर डैम बना करके, है ना, एक प्रोजेक्ट के तहत इससे बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। जैसे सिंचाई के लिए उस पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए कर सकते हैं, है ना, बिजली बनाने के लिए कर सकते हैं, पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत सारे इसके वर्क होते हैं। तो उसी नदी के पानी को डिफरेंट तरीके से यूज करने के लिए इस परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पे गंगा की परियोजना, प्रोजेक्ट ऑफ गंगा है। तो पहला जो प्रोजेक्ट है वो है आपका टिहरी परियोजना। कौन सा प्रोजेक्ट है भाई? टिहरी परियोजना। तो इसमें देखेंगे कि 2 नदियों का यहाँ पे समावेश हो रहा है, भागीरथी और भिलांगना नदी 2 कंट्रीब्यूट करती हैं इस परियोजना में, भागीरथी और भिलांगना। और इसी परियोजना के तहत जो बांध बनाया गया है, ठीक है, इसी परियोजना में, उसका नाम है टिहरी बांध। क्या है? टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। क्या है? सबसे ऊंचा। इसकी सबसे मिनिमम हाइट आपकी 196 है और मैक्सिमम 256 मीटर की हाइट है। और ये बन जाता है भारत का सबसे ऊंचा डैम, बांध। इस बात को ध्यान देना है। वहीं पे अगर वर्ल्ड क्लास की बात करें, वर्ल्ड में पूरे, जैसे ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, वैसे विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है और किस नदी पे है, ठीक है, तथा किस देश से बिलोंग करता है। जैसे कि नोकरेक बांध है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध क्या है? नोकरेक बांध। इसकी हाइट की बात करें तो कितना हाइट है इसकी? जहाँ पे देखोगे यहाँ पे टिहरी डैम की हाइट कितनी है? 256 मैक्सिमम है। इसकी कितनी है? 300 मीटर है। और ये किस नदी पर बनाया गया है? बख्श नदी पे। किस पे बनाया गया है? बख्श नदी। और ये बख्श नदी तजाकिस्तान में बहती है, ठीक है। ये डैम कहाँ बनाया गया है? नोकरेक बांध तजाकिस्तान में, मध्य एशिया का देश तजाकिस्तान है, वहां पे बनाया गया है नोकरेक बांध, जो विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, यानी हाईएस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड है। विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला बांध नोकरेक बांध है। एक परियोजना ये आपकी हो गई टिहरी परियोजना। दूसरी परियोजना है आपका कोटेश्वरम परियोजना। कौन सा है? कोटेश्वरम परियोजना। दूसरा कोटेश्वरम परियोजना है। अब ये देखेंगे किस नदी पे है, ये किस नदी पे? तो भागीरथी नदी पे। कहाँ पे है? भागीरथी नदी पे। अब आपको
यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये बना हुआ है उत्तराखंड में। कहाँ बना हुआ है? ये भी आपका टिहरी परियोजना उत्तराखंड की परियोजना है। दूसरा कोटेश्वरम परियोजना, ये भी देखेंगे भागीरथी नदी पे उत्तराखंड की परियोजना है। तीसरी जो है फरक्का बैराज, ठीक है। बैराज भी एक बांध होता है, ठीक है ना, एक डैम होता है ना। ये भी, क्योंकि ये भी एक परियोजना के तहत बनाया गया, लेकिन ये छोटे होते हैं, छोटे बांधों को कह सकते हैं बैराज। तो फरक्का बैराज गंगा नदी पर बनाया गया, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। इसे इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसकी वितरिका है हुगली नदी, है ना, जो अपना इसका गंगा नदी का साथ छोड़ करके डाइवर्ट हो जाती है, उसका नाम है हुगली। तो हुगली के ट्रांसपोर्टेशन में, बहने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इसे फरक्का बैराज बना दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है फरक्का बैराज किस लिए बनाया गया है? तो आपका आंसर होगा हुगली के परिवहन में लगातार संचार हो सके, इस वजह से बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया? तो गंगा नदी पर बनाया गया है। इस बात को ध्यान दीजिए। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? पश्चिम बंगाल में। तो हमने परियोजनाएं देखी, गंगा के तट पर स्थित शहर देखे, गंगा की लंबाई, उत्तर प्रदेश में जितने भी फैक्ट आते हैं उसकी, है ना, उससे रिलेटेड वो सारी चीज बता दी। अब आता है कि गंगा की सहायक नदियां, क्योंकि अकेले अगर गंगा ऐसे बह रही है, ठीक है, गंगा नदी ऐसे बह रही है, तो इसके बहने में इसकी बहुत सारी सहायक नदियां होंगी, ऐसे, है ना, ऐसे बहुत सारी सहायक नदियां होंगी जो इसके बहने में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। ये सारी की सारी जो आपको इस नीले कलर से दिख रहा होगा, ये है इसकी सहायक नदियां। क्या है इसकी? सहायक नदियां। ये नदी है गंगा। ये पीले कलर से जो नदी दिख रही है आपको, ये है आपका गंगा नदी। जो आपको इस कलर से दिख रही है ना, ब्लू कलर से दिख रहा होगा, ये आपकी इसकी सहायक नदियां। अब इन सभी से मिलकर के गंगा नदी तंत्र बनता है। इसको क्या कहेंगे हम? गंगा नदी तंत्र। इसी को हम गंगा नदी तंत्र कहते हैं। ये गंगा का अपवाह तंत्र बना रहा है और ये पूरा का पूरा गंगा का बेसिन बन रहा है। क्या बन रहा है? ये गंगा का बेसिन बन रहा है। तो यहाँ पे समझिएगा कि गंगा की जो सहायक नदियां हैं उसको हमने एक ट्रिक से याद करने की कोशिश कराई है। तो ट्रिक क्या है? जीके या जीएसएम। ट्रिक क्या है भाई? जीके या जीएसएम। अब इसमें देखना कि जो जीके या जीएसएम में है, जितने भी गंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है, वो सारी की सारी आपको 1 मिनट के अंदर याद हो जाएगा। देखिए, जीके या जीएसएम में जो जी है, ये वाला जी, उसका मीन्स क्या है? गोमती नदी। के फॉर है आपका कोसी, वाई से यमुना, ठीक है, आर से रामगंगा, फिर जी से घाघरा और गंडक। इस 2 जी में, इस एक जी में 2 नदियां आप कवर करेंगे, घाघरा और गंडक दोनों, घाघरा और गंडक दोनों। एस फॉर आपका सोन नदी हो जाएगा और एम से महानंदा नदी। कौन सा होगा? महानंदी। यानी कितनी नदियां आपकी कवर हो रही हैं यहाँ पे? आप देखेंगे कि कितनी नदियां आपकी कवर हो रही हैं। यहाँ देखिए, एक तो आपका ये हो गया, 1 2 5 और 6 दोनों इसी में है, 7 8, ठीक है, 8 नदियां आपकी इससे कवर हो जा रही है। तो 8 नदियों को आपको याद रखना है। गोमती, कोसी, यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, सोन और महानंदा, ये गंगा की सहायक नदियां, प्रमुख सहायक नदियां हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब इस मैप में देखिए कि गंगा के जितनी भी सहायक नदियां हैं वो सारी की सारी दिखेंगी, प्लस आपकी यमुना की सहायक नदियां भी इसमें दिख जाएंगी, है ना। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है उत्तरकाशी जिला, यहाँ पे गंगोत्री दिख रहा होगा, गंगोत्री। यहाँ से आपका क्या निकलेगा? गंगा नदी निकलेगी। गंगा नदी आगे बढ़ेगी, ये पूरा गंगा नदी ही जा रही है, प्रयागराज में एक यमुना से मिलेगी और फिर आगे बहते हुए ये कहाँ चली जाएगी? पश्चिम बंगाल, फिर बांग्लादेश, बांग्लादेश में जाकर के सुंदरवन का डेल्टा आगे की तरफ बनाएगी। यहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा दिख रहा होगा, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। यहाँ पे देखेंगे कि रामगंगा दिख रहा होगा, रामगंगा नदी। कौन सी नदी? ये है आपकी रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी। इतना ही बताया है ना। एक तो ये हो गया रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी महानंदा, सॉरी। इसके बाद से एक नदी बताया सोन नदी, है ना। सोन नदी जो दक्षिण से जाकर के उत्तर में गंगा नदी से मिलती है, पटना में। कहाँ मिलती है? गंगा से पटना मिलती है। दूसरी नदी जो कि आपकी विंध्य क्षेत्र से निकल के जाएगी और आपकी इलाहाबाद के पास जाकर के गंगा नदी भी मिल जाएगी, उसका नाम है आपका टोंस।
तो दो नदियां ध्यान देंगे, दो नदियां आपकी इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से जाकर के उत्तर में गंगा से मिलती हैं, और हिमालय क्षेत्र से जो नदी निकल के आती है वो है आपका यमुना, और यमुना प्रयागराज में जाकर के गंगा से मिल जाती है। तो हिमालय क्षेत्र से गंगा में आकर मिलने वाली है ना मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है आपकी, वो है यमुना। बाकी प्रायद्वीपीय क्षेत्र से दो नदियां टोंस और सोन। अब यहाँ पे देख लीजिए ये यमुना नदी है, तो यमुना नदी की भी यहाँ सहायक नदियां दी गई हैं, जैसे चंबल हुआ, सिंध हुआ, बेतवा हुआ और केन हुआ। बस इसमें केवल अभी इतना ही समझेंगे आप, ठीक है। बाकी और भी सारी चीजें दी गई हैं जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में है, इसको हम बाद में समझेंगे जब ब्रह्मपुत्र का चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि गंगोत्री से निकली हुई जो गंगा थी, इस प्रकार से ये जो मोटी लाइन दिख रही है ना, ये ब्लू कलर से, ये पूरा गंगा नदी सिस्टम है, गंगा नदी ही है। और ये रेड कलर से दिखाया गया ये पूरा गंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। और इधर नीचे की तरफ देखेंगे तो यमुना की सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा और केन है, ठीक है। चलिए इसको बना भी सकते हैं, कॉपी में बना लेंगे। पहले बात करेंगे सोन नदी के बारे में। कौन है? सोन नदी है। तो सोन नदी का उद्गम होता कहां से है? तो उद्गम देखिए मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश के शेषाकुंड से होता है। सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के शेषाकुंड से होता है, और ये आपके अमरकंटक चोटी जो सतपुड़ा की जो तीसरी रेंज है ना, मैकाल पहाड़ी, क्या है? मैकाल पहाड़ी, उसी की चोटी है अमरकंटक चोटी। यहीं से इसका सोन नदी का उद्गम होता है, और ये बहते हुए आगे की तरफ जाएगी और पटना में गंगा नदी से मिल जाएगी। कहाँ जाएगी? मिलेगी पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। इसमें एक इसकी प्रमुख सहायक नदी भी है जिसका नाम है रिहंद नदी। क्या नाम है इसका? रिहंद नदी, जिसे हम रेणुका नदी के नाम से भी जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं? रेणुका नदी के नाम से भी जानते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो जलाशय है वो सोनभद्र में बनाया गया है, इसी रिहंद नदी पर बनाया गया। कहाँ बनाया गया है? इसी रिहंद नदी पर बनाया गया है, जिसे पहले क्या कहते थे इस जलाशय को? अब ये जो रिहंद नदी है ना, इस पे बांध जो बनाया गया है, बांध का नाम क्या है? रिहंद बांध। क्या नाम है? रिहंद बांध। उसके पीछे जो जलाशय है पानी वाला हिस्सा, उसको क्या कहते हैं? गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय। जगह का नाम बताइए? सोनभद्र। सोनभद्र देखिए, सोनभद्र बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि सोनभद्र यूपी का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से घिरा है, ठीक है। 4 राज्यों से इसका सीमा लगता है। वो 4 राज्य कौन कौन से भाई? यहाँ देख लो 4 राज्य कौन कौन से हैं। यहाँ पे बिहार, ठीक है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ है ना, और एमपी। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी एकमात्र यूपी का जिला जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, सोनभद्र। और कौन सी चीज फेमस है यहाँ पे? गोविंद बल्लभ पंत सागर जो जलाशय है वो भी सोनभद्र में है, ठीक है। और ये बन जाता है भारत का सबसे बड़ा, इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील, ठीक है। क्योंकि भाई ये डैम बनाया गया है तो मानव के द्वारा ही बनाया गया है, तो आर्टिफिशियल है ना ये, तो इस वजह से भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील का दर्जा मिला है गोविंद बल्लभ पंत सागर को, ठीक है। यहाँ पे नोट करके एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है। क्या है इंपॉर्टेंट चीज? कि सोन नदी गंगा में दक्षिण से आकर पटना में मिलती है। सोन नदी गंगा में दक्षिण से आकर पटना में मिलती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दक्षिण से आकर गंगा नदी में मिलने वाली कौन सी नदी प्रमुख है? तो सोन नदी है। एक और नदी है जिसका नाम टोंस है, ठीक है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है उसका नाम है रामगंगा। क्या है? रामगंगा नदी। रामगंगा नदी ये निकलती है आपकी नेपाल हिमालय से। कहाँ से निकलेगी? नेपाल हिमालय, और मैदानी भाग से चलकर कन्नौज में गंगा से मिलती है। कहाँ मिलेगी? कन्नौज में गंगा नदी से मिलती है। और कन्नौज को कई नामों से जाना जाता है। किस किस नाम से जाना जाता है भाई? कान्य कुब्ज भी कहते हैं, महोदय श्री भी कहते हैं, ठीक है ना। कन्नौज को क्या कहते हैं? महोदय श्री भी कहते हैं, कान्य कुब्ज भी कहते हैं, इत्र नगरी के नाम से भी ये फेमस है। और राजपूतों की राजधानी, राजपूत काल में राजपूतों की राजधानी, बहुत बड़ा वाणिज्यिक केंद्र भी रहा है, ठीक है। तो कन्नौज बहुत मायने में खास हो जाता है। तो मैदानी भागों से चलकर कन्नौज में गंगा से मिलती है।
इसके तट पर उत्तर प्रदेश का बहुत ही फेमस जो जिला है बरेली, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, कौन सा है, वही बरेली शहर। तो बरेली शहर कन्नौज सॉरी जो बरेली शहर है वो किस नदी के तट पर है, तो आप कहेंगे रामगंगा नदी के तट पर है, ठीक है ना। कन्नौज भी आपके किस तट पे है, तो आप कहेंगे गंगा नदी, लेकिन मिलता कौन है वहां पे, रामगंगा नदी आकर के कन्नौज में मिल जाती है। देखिए कन्नौज को क्या क्या नाम से पुकारा जाता है, इत्र नगरी, क्योंकि इत्र बनाने का सबसे बड़ा जगह कौन है भाई, इत्र नगरी कन्नौज, खूब ज्यादा इत्र बनाया जाता है। महोदय श्री, और कौन से नाम से जाना जाएगा ये, महोदय श्री, कान्य कुब्ज, ये तीन नाम कन्नौज की याद रखिएगा। कन्नौज को इन तीनों नाम से भी पहले के टाइम पे जाना जाता था। अब बात करेंगे रामगंगा की सहायक नदियों की, कि जितने भी नदियां हैं उसकी कोई न कोई सहायक नदियां हैं, तो रामगंगा भी गंगा की सहायक है, और रामगंगा की सहायक नदी काली नदी, क्या है, काली नदी, जिसे हम शारदा नदी भी कहते हैं। काली नदी को शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये भारत और नेपाल का बाउंड्री बनाती है। किसका बाउंड्री बनाती है, भारत और नेपाल का बाउंड्री कौन सी नदी बनाती है, तो काली नदी बनाती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। तीसरा देखिए, घाघरा नदी भी किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है। इसका भी उद्गम नेपाल क्षेत्र के हिमालय से होता है ना, जो हिमालय नेपाल में, वहां से इसका उद्गम होता है। मुहाना मीन्स होता है कि जहाँ पे वो नदी अपने अंतिम रूप से में किसी भी सागर या महासागर या फिर नदी मिल जाती है। तो देखेंगे कि ये जो घाघरा नदी है वो छपरा जिले में, छपरा जिला कहाँ है, बिहार में, छपरा में गंगा नदी से मिल जाती है, यानी इसका सफर यहीं तक था, छपरा तक है। घाघरा नदी का सफर कहाँ तक है, छपरा तक है। उसके बाद ये गंगा में विलीन हो जाएगी, गंगा में मिल जाएगी। अब घाघरा नदी को सरयू के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सरयू, खास करके आपके अयोध्या में। अयोध्या किस तट पे है, अयोध्या रामनगरी किस तट पे है, तो भाई कहेंगे सरयू की तट पर है। सरयू किसका दूसरा नाम है, तो घाघरा का दूसरा नाम है, ठीक है। गंडक नदी देखेंगे, इसका भी उद्गम नेपाल। ये सारी की सारी कौन सी नदियां भाई, हिमालयन नदियां हैं। लगभग गंगा के जितने भी आपके कौन से तट पर हैं, बाएं तट पर हैं, वो सारी की सारी नदियां हिमालय से लगभग निकलती हैं। तो ये भी इसका उद्गम नेपाल हिमालय। मुहाना कहाँ बनाएगी, पटना में गंगा से, पटना में ये गंगा नदी से मिल जाती है, पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। और इसे भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे नारायणी, सदानीरा, शालिग्राम। गंडक का दूसरा नाम क्या है, शालिग्राम, सदानीरा और नारायणी के नाम से भी इसे जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका गंगा की सहायक नदी एक और है, कोसी नदी। क्या नाम है इसका, कोसी नदी। कोसी नदी को ध्यान देना है कि उसका जो उद्गम है माउंट एवरेस्ट के पास एक जगह है, गोसाई थान। क्या नाम है, गोसाई थान, जो कि नेपाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, नेपाल में। इसी के पास से ये निकलती है और बिहार के उरुवेला में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। कहाँ मिलती है, बिहार के उरुवेला नामक जगह पे ये कोसी नदी गंगा से मिल जाती है। अब ये क्योंकि पहले 7 धाराओं से मिलकर बनती है, ठीक है, 7 धाराएं मिलकर के जब मिलती हैं आपस में तो उसे कोसी कहते हैं, लेकिन 7 धाराओं के चलते इसे हम सप्तकोसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सप्तकोसी नदी भी कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे हम कोसी नदी कहते हैं। लेकिन ये कितनी धाराओं से मिलकर बनी है, 7 धाराओं से मिलकर बनी है। और महाभारत काल में से कौशिकी कहते थे। किस नाम से बुलाते थे, कोसी नदी को कौशिकी कह करके बुलाते थे। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। इसे अरुणा के नाम से भी जानते हैं। और कौन सा नाम है, कौशिकी नाम है, अरुणा नाम है, सप्तकोसी नाम है, और ओरिजिनल नाम है इसका कोसी नाम, जिसे ज़्यादा रूप से जाना जाता है कोसी नदी। अरुणा के नाम से भी जानते हैं। तो अरुणा की कौन सी नदी का नाम है, तो कोसी नदी का नाम है। लीजिए भाई, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। विश्व की सबसे ज्यादा रास्ता बदलने वाली नदियों में यही विख्यात है भाई। विश्व की सबसे ज्यादा रास्ता बदलने वाली नदियों में कौन शुमार है, तो कोसी नदी। लगभग 100 किलोमीटर तक रास्ता बदल देती है, यानी कभी इस रास्ते से जाएगी, इसका मन है कभी इधर जाएगी, कभी इधर चली जाएगी, ठीक है। इसलिए ये ज्यादा फेमस है अपने रास्ता बदलने के कारण। एक नदी टोंस नदी है ना, जैसे बताया आपको कि सोन नदी भी आकर के दक्षिण से उत्तर में मिलती है गंगा से, वैसे ही टोंस नदी है।
निकलती है मध्य प्रदेश के सतना जिले से। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के सतना जिले से निकलती है और मुहाना बनाएगी प्रयागराज में। मुहाना कहाँ बना देगी? प्रयागराज में मुहाना बना देगी। महानंदा, महानंदा के बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? नेपाल हिमालय से तो निकलती है, चलिए ठीक है। मुहाना कहाँ बनाएगी? बांग्लादेश में। कहाँ बनाएगी? बांग्लादेश में गंगा से मिल जाती है। इंपॉर्टेंट ये वाली चीज है कि हिमालय से निकलने वाली गंगा की अंतिम पूर्वी सहायक नदी है। ठीक है, हिमालय की अंतिम पूर्वी सहायक नदी कौन सी है जो हिमालय से निकलती है? तो आप कहेंगे महानंदा। कौन सी नदी? महानंदा। किसकी सीमा बनाती है? बिहार और बांग्लादेश की सीमा बनाती है। किसकी सीमा बनाती है? बिहार और बांग्लादेश की सीमा बनाती है आपकी महानंदा। तो जितने भी यहाँ पे फैक्ट लिखे गए हैं इन सब का प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाएंगे और एग्जाम टाइम पे आप इसको रिवाइज करते हैं तो निश्चित रूप से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है आपको। चलिए नेक्स्ट है गोमती नदी। गोमती भी भाई पूछेगा बताओ बाएं तट से निकलती है कि दाएं तट से? तो जहां से नदी निकलती है वहां पे अपने आप को खड़ा कर लीजिए और दाएं और बाएं हाथ के हिसाब से उसके हिसाब से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पिछले फिगर में मैंने बताया था गंगा का जो फ्लो चार्ट था। ठीक है, तो बाएं तरफ से जो बहेगी यानी कि आपकी बाएं हाथ की तरफ से जो बह रही है ना, तो वो हिमालय नदियां हैं। और जो दाएं तरफ से देखेंगे तो कुछ हिमालय नदियां हैं और बाकी प्रायद्वीपीय नदियां आपकी गंगा में मिलती हैं। ठीक है ना, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गोमती नदी जो है वो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? पीलीभीत। भाई पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है ना, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत जिला भी है। पीलीभीत के गोमत ताल, अब इस गोमत ताल को पहले फुलहर झील कहते थे। क्या कहते थे? फुलहर झील। तो आपके एग्जाम में कुछ भी आएगा, चाहे फुलहर झील आ जाए चाहे गोमत ताल आ जाए, तो आपको यही ट्रीट करना है कि ये गोमती नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, किस जिले में है? तो पीलीभीत जिले में है। मुहाना कहाँ बनाएगी? तो मुहाना बनाएगी गाजीपुर में। कहाँ बनाएगी? तो गोमती, गोमती ग से गोमती, ग से गाजीपुर। तो गाजीपुर में गोमती नदी गंगा से मिल जाती है। इसके तट पर बसे शहर पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, दुधवा नेशनल पार्क। कुछ याद आया? लखीमपुर खीरी, दुधवा नेशनल पार्क, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर। जौनपुर ये प्रमुख शहर किसके तट पर हैं? गोमती नदी के तट पर हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि बताइए सुल्तानपुर, सुल्तानपुर जो नगर है, शहर है, वो किस नदी के तट पर है? तो गोमती। लखनऊ तो आपको सभी को पता है नवाबों का शहर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये भी आपकी गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो मैदानी भाग से निकलती है। अब देखिए ये जो है ना, ये ताल से निकल रहा है, झील से निकल रहा है। बाकी आपने जो पढ़ा वो लगभग सारी की सारी नदियां कहाँ से निकल रही थी? नेपाल हिमालय से निकल रही थी। तो यहाँ पे यही समझने वाली बात और इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि एकमात्र सहायक नदी बताइए जो कहाँ से निकल रही है? मैदानी क्षेत्र से निकल रही है। और वो मैदानी क्षेत्र है क्या? ये है आपका गोमत ताल या फुलहर झील, है आपका फुलहर झील या गोमत ताल। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट आपकी जो सहायक नदी है गंगा की वो है यमुना। इसलिए इसको लास्ट में लाए हैं क्योंकि इसकी बहुत सारी सहायक नदियां भी हैं। तो उन सहायक नदियों में कुछ चुनिंदा सहायक नदियों को आपको बस उसका उद्गम देखना है, मुहाना देखना है और आगे बढ़ जाना। ठीक है, यहाँ पे देखिए यमुना नदी। यमुना नदी गंगा और भारत की सबसे लंबी सहायक नदी। अगर आपसे पूछेगा गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी बताओ तो आंसर होगा यमुना। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी बताओ तब भी आंसर होगा यमुना। चलिए अब इसके उद्गम की बात करेंगे कि इसका ओरिजिन होता कहाँ से? यमुना का ओरिजिन होता कहाँ से है? तो यह हिमालय के बंदरपुर चोटी के पास से यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर या हिमनद से निकलती है। जिला वही रहेगा जो गंगा का था, उत्तरकाशी जिला। राज्य भी वही रहेगा जो गंगा का था। कहाँ पे? उत्तराखंड। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। अब देखना है कि लंबाई कितनी है इसकी। तो लंबाई देखोगे तो 1375 किलोमीटर। कितना है? 1375 किलोमीटर यमुना नदी की लंबाई है। फिर बात कीजिए कि उत्तर प्रदेश में अगर आती है तो किस जिले से प्रवेश करेगी? तो सहारनपुर, जहाँ सेब का प्रोडक्शन होता है। सेब, संतरा, ठीक है, नींबू खूब ज्यादा मिलता है ना यूपी में सहारनपुर से। तो यूपी में सहारनपुर जिले से प्रवेश कर जाती है। तो क्या ये बाहर भी चली जाती है क्या? नहीं जाती है भाई। यूपी के लेकिन 19 जिलों से बहती है। कितने जिलों से बहेगी? 19 जिलों से बहती है। और मुहाना कहाँ बनाएगी? तो आपको पता है कि गंगा
का मिलन यमुना से प्रयागराज में होगा और वहीं पे अदृश्य सरस्वती भी रहती है। तो ये प्रयागराज में गंगा और अदृश्य सरस्वती से मिलती है। इसी जगह को हम संगम और त्रिवेणी के नाम से भी जानते हैं। प्रयागराज को क्या किस नाम से जानते हैं? संगम। और त्रिवेणी किसे कहेंगे? प्रयागराज को ही कहते हैं। कौन कौन सी नदी मिलेगी? गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलेगी। अब देखिए बात करें कि कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल है जहां से यमुना नदी बहती है। तो उत्तराखंड से निकलेगी, हरियाणा जाएगी, दिल्ली, फिर बहते हुए उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में गंगा से मिल जाएगी। और इसके तट पर बसे हुए शहरों के बारे में पूछता है, बताइए अलीगढ़ किस नदी के तट पर है? तो कहेंगे यमुना। दिल्ली किस नदी के तट पर है? आंसर होगा यमुना। मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, प्रयागराज किस नदी के तट पर है? तब भी आपका आंसर क्या होगा? यमुना। ठीक है। यमुना की बात करें, सहायक नदियों की बात करें तो इसमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन है ना, केन, बाढ़ गंगा, हिंडन, ये सारी की सारी नदियां यमुना की सहायक है। फिर से ध्यान दीजिए, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन और बाढ़ गंगा ये यमुना की सहायक नदियां हैं। अब इसमें जो प्रमुख सहायक नदियां हैं जिनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कशन करना भी जरूरी हो जाता है। जैसे चंबल नदी, ठीक है, चंबल, चंबल नाम आते ही डाकू की फीलिंग आती है ना, चंबल के डाकू। तो चंबल के डाकू क्यों ऐसा नाम पड़ा है? क्योंकि ये जो नदी का क्षेत्र है ना, ये टापू के जैसा होता है, मिट्टी के टापू बड़े बड़े होते हैं इस क्षेत्र में, है ना, जो कि इस नदी के द्वारा ही बना दिए गए हैं। तो वहाँ पे छुपने की ऐसी बढ़िया जगह बनाई गई है जहाँ पे पहले डाकू छिप जाया करते थे। अब तो डाकू को रहे नहीं, ठीक है, तो अब डाकू नहीं रहे, तो एकदम बन गया है क्या? एकदम निर्जन क्षेत्र है वो, ठीक है। अब बात करेंगे उद्गम की, तो एमपी के महू जिला, ठीक है, महू जिला के जानप्पा पहाड़ी कहाँ से निकलती है? महू जिला के जानप्पा पहाड़ी। महू जिले के बारे में सर्च कीजिएगा, क्या बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्म क्या यहीं हुआ था? कमेंट करके बताइए, क्या यहीं हुआ था, महू जिला में हुआ था? थोड़ा आप लोग भी सर्च कीजिए कि बस ऐसे ही उतार देना है, किसी तरह पूरा छाप देना है। तो कुछ जानकारियां आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो महू जिला के जानप्पा पहाड़ी जो कि विंध्य पर्वत का हिस्सा है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। मुहाना इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। कहाँ मिलेगी? इटावा में यमुना से मिल जाएगी। इसकी लंबाई 1024 किलोमीटर, कितनी है? 1024 किलोमीटर। और 1000 किलोमीटर की दूरी जो तय करती है वो एमपी में 376, राजस्थान में 249 किलोमीटर की तय करती है। 3 राज्यों में बहेगी, एमपी, राजस्थान और यूपी में बहेगी। एमपी, राजस्थान और यूपी में बहती है। और यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें, यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें तो कौन सी है? चंबल नदी यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। अब ये जो चंबल नदी है वो मिट्टी को काटती है, क्या करती है? मिट्टी को काट देती है, यानी अपरदन करती है, इरोजन करती है। और ये ऐसे मिट्टी को अपरदित जो नदी करती है, जिससे अपरदन जो हो रहा है वह अवनालिका अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है? गली इरोजन कहलाता है, ठीक है ना। तो जो चंबल नदी इरोजन करती है उसे हम अवनालिका अपरदन कहते हैं, इस बात को ध्यान देंगे। और जिससे जो क्षेत्र का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं बीहड़। तो बीहड़ का निर्माण कौन सी प्रमुख नदी करती है? तो यमुना की सहायक चंबल भी करती है, बेतवा भी करती है, सिंध भी करती है। यानी वो क्षेत्र जो आपकी मालवा पठार है ना के दक्षिण में जो आपकी नदियां बहते हुई जाती हैं मालवा पठार से, वो सभी के सभी बीहड़ों का निर्माण करती हैं। क्या रहते हैं बीहड़ में? इसी बीहड़ में डकैत रहते थे। क्या रहते थे? इसी रिवांश में क्या रहते थे? डाकू रहते, डकैत। चंबल नदी के तट पर स्थित शहर एमपी का मध्य प्रदेश का भिंड मुरैना है। चंबल नदी के तट पर स्थित 2 प्रमुख शहर एमपी के भिंड मुरैना और यूपी के इटावा, औरैया और मैनपुरी। इटावा, औरैया और मैनपुरी ये 3 शहर यूपी के जो चंबल नदी के तट पर हैं। एक जलप्रपात जो है आपका वो चुलिया जलप्रपात है, जो कि राजस्थान के कोटा में बनता है। कहाँ बनता है? राजस्थान के कोटा में चुलिया जलप्रपात बनता है चंबल नदी पे। और चंबल की प्रमुख परियोजनाएं, इसको तो एकदम याद ही कर लीजिएगा। चंबल की परियोजना में गांधी सागर, जवाहर सागर ये मध्य प्रदेश की परियोजना है जो चंबल नदी बनाई गई है। राणा प्रताप सागर और कोटा बैराज ये राजस्थान में बनाए गए। यानी 4 परियोजनाएं चंबल नदी पे, जो बहुत कई बार एग्जाम में पूछता है कि गांधी सागर परियोजना किस नदी बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है? मध्य प्रदेश।
राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, राजस्थान। इन सभी चीजों को अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सिंध। सिंध का उद्गम मालवा पठार से होता है। जिला की बात करें, विदिशा जिला मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है और इटावा और जालौन के मध्य ये यमुना में जाकर के मिल जाती है। इटावा और जालौन के बीच जाकर के, इटावा और जालौन कहाँ है भाई, ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं। यहाँ पे जाकर के सिंध नदी मिल जाती है। किससे मिलेगी, यमुना से ही मिलेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका है बेतवा नदी। कौन सा है, बेतवा नदी, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के रायसेन पहाड़ी से निकलती है और यूपी के हमीरपुर जिले में यमुना में जाकर मिल जाती है। यूपी के हमीरपुर में। तो इसका मुहाना कई बार पूछा गया है कि बताओ भाई बेतवा कहाँ मिलती है यमुना में, तो कहेंगे हमीरपुर जिले में मिलती है यमुना में। ठीक है। एक बांध जो यूपी के अक्सर एग्जाम में पूछा गया है सैकड़ों बार, राजघाट बांध या माता टीला बांध, किस नदी पे है, तो कहोगे बेतवा। राजघाट बांध का दूसरा नाम क्या है, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। और ये माता टीला और राजघाट बांध किस जिले में है, तो ये है ललितपुर। कहाँ पे है, ललितपुर जिले में है। तो माता टीला ध्यान देना है, राजघाट या रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ बने हैं, ललितपुर में। किस नदी बने हैं, तो बेतवा नदी बने हैं। नेक्स्ट है केन नदी। इसका उद्गम भी आपके मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ी से होता है। कैमूर पहाड़ी विंध्य पहाड़ी का हिस्सा है। मुहाना फतेहपुर चिल्ला गांव में यमुना से मिल जाएगा। ठीक है। केन नदी फतेहपुर चिल्ला गांव, फतेहपुर का में स्थित चिल्ला गांव में यमुना नदी से मिल जाती है। केन नदी यमुना से इसी फतेहपुर जगह में मिल जाती है। ठीक है। आप देखेंगे कि जो ये यमुना की सहायक नदियां हैं, है ना, यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं, इनके बारे में फैक्ट। तो ये गंगा नदी तंत्र के साथ आपने देखा कि हमने यमुना को भी कवर किया, है ना, क्योंकि वो उसी नदी तंत्र का हिस्सा है। और इसके साथ चंबल, केन, सोन, टोंस, वो सारी नदियां जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। अगर आपको इस सेशन को आपने अच्छे से कवर कर लिया तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में जरूर हेल्प मिलने वाली है। ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, है ना, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंधु के बारे में भी, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है। और प्रायद्वीपीय भारत की भी जो नदियां हैं उनके बारे में डिस्कशन अच्छे से किया जाएगा। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें। अगर लगता है ये हेल्पफुल सेशन था तो लाइक करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।